हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी फीड। आज हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में एक टॉपिक के। एक्सप्लेन सेक्शन में टॉपिक था एथेनॉल ब्लेंडिंग इन फ्यूल, वाई रोड अहेड इज पम्पिंग। तो वो एथेनॉल के लेके पूरे के पूरे कंट्री में एक बहुत बड़ा बज क्रिएट हो गया है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में क्या है कि भाई हर मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है एक बार गाड़ी लेने का। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि कोई इंसान गाड़ी लेता है नहीं और उसके गाड़ी में अचानक से एक प्रॉब्लम्स आ जाए, लाइक उसके इंजन में कोरोजन का प्रॉब्लम्स आ जाए, उसके बाद गैस्केट में, होस पाइप्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अगर उसके गाड़ी में आ जाए, अगर वो सिर्फ और सिर्फ तेल के वजह से, जो तेल आज के टाइम में हम खरीद रहे हैं पेट्रोल पंप से, तो इसके जाहिर सी बात है कि वो इंसान गुस्सा होगा, क्योंकि भाई उसका सारा जो है हार्ड अर्न मनी जो है उसको अपने सपने में पूरा करने में लगा हुआ है वो गाड़ी के थ्रू। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके क्या बज क्रिएट हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या इशूज हैं, उस पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल बेस है। ये आर्टिकल यूपीएससी के और आम लोगों को समझने के लिए बहुत कुछ इसमें दिया गया हुआ है। यूपीएससी के नज़रिए से हम समझेंगे कि प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या कंटेंट बन सकते हैं, और आम पब्लिक को ये समझना है कि भाई एक्चुअल में इशूज क्या है। देखो, पेट्रोल जो हम अपने गाड़ी में भरवाते हैं उसमें गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, धीरे धीरे एथेनॉल मिला रही है। और एथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल है, जो कि एथेनॉल जो है आपको याद करना पड़ेगा कि ये भी एक एल्कोहल है। और एथेनॉल जो ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल जो है मिल के बनना है शुगर केन, मेज एज वेल एज राइस। मतलब एल्कोहल, ये जो एल्कोहल है एथेनॉल, ये गन्ना, मेज और चावल और अन्य फसल से मिलके ये बनाया जाता है। अभी इंडिया में क्या होता है कि लगभग 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल, इनका जो है मिक्सचर, जिसको E20 बोला जाता है, ये यूज किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि भाई जो भी हम क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं, जो भी हम तेल जो है बाहर से मंगा रहे हैं, फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हैं, ये जो सारा तेल है, ये बेसिकली हमारा मिडिल ईस्ट से ही आता है। तो गवर्नमेंट का काम है कि भाई टारगेट ये है कि मिडिल ईस्ट से जो हमारे ऑयल्स आ रहे हैं, जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको कम करना चाहते हैं। और सेकंड, हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम्स है पोल्यूशंस को भी हम कम करना चाहते हैं। लेकिन अब हमें ये समझना कि गवर्नमेंट एथेनॉल क्यों रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन गवर्नमेंट के सामने कि एथेनॉल ब्लेंडिंग हो क्यों रही है, इसी पे ये पूरा टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एथेनॉल ब्लेंडिंग के कई रीजन हैं। पहला रीजन है कि जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट को जो है हमें कम करना है। क्यों कम करना है क्रूड ऑयल इंपोर्ट? क्योंकि इंडिया अपना सारा जो ऑयल इंपोर्ट करती है, हम 85% जो है ऑयल के लिए दूसरे कंट्रीज़ पे निर्भर है। हम 85% हमारा जो है इंपोर्ट होता है ऑयल जो है। अगर हम पेट्रोल में एथेनॉल मिला देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉरेन ऑयल है ये हमें कम खरीदना पड़ेगा, लो हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, जो हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार हैं, ये हमारा सेव होगा, ये हमारा बचेगा। तो गवर्नमेंट का मेन टारगेट ये है। सेकंड क्या है कि जो हमारे यहाँ पोल्यूशंस बहुत बड़ा बिग इशू अभी होते जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि एथेनॉल जो है वो रिन्यूएबल है। एथेनॉल हमारा रिन्यूएबल फ्यूल है। अब रिन्यूएबल फ्यूल के होने की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होगा वो जो है कंपैरेटिवली कम होगा। ये सेकंड रीजन था। थर्ड रीजन क्या है? देखो, थर्ड रीजन जो है फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचेगा। फार्मर्स को कैसे फ़ायदा पहुंचेगा? देखो, शुगर केन और उसके बाद जो है मेज, ये दो जो क्रॉप होंगे, इनके अगर इनसे एथेनॉल बनेगा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर इनकी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सप्लाई देंगे मार्केट में। और किसान अगर ज़्यादा से सप्लाई देंगे तो किसान के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनेगा ये। तो किसानों की एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि इंडिया एम कर रहा है कि भाई फार्मर्स की इनकम डबल होनी चाहिए, तो उसमें जो है एक ये बड़ा कारण सिद्ध हो सकता है। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे लाई कर रहा है?
देखो प्रॉब्लम लाई ये कर रहा है, आर्टिकल भी इसी बात पर फोकस कर रहा है कि लोगों का कहना है कि माइलेज, जो हमारी गाड़ी का जो भी गाड़ी है उसका माइलेज जो है ड्रॉप हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जो पेट्रोल की जो एनर्जी है, ये याद करना कि जो पेट्रोल की जो एनर्जी है वो एथेनॉल की एनर्जी से ज़्यादा है। ठीक, पेट्रोल की एनर्जी एथेनॉल से ज़्यादा होती है, इसलिए एथेनॉल वाली जो भी गाड़ी है वो थोड़ी कम माइलेज देगी। ये अपना मानना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई भी पेट्रोल की व्हीकल्स है, वो पेट्रोल पर आपको 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है, 1 लीटर में वो 20 किलोमीटर पर 1 लीटर में वो 20 किलोमीटर जा रही है। तो इथेनॉल अगर उसमें मिला दिया जाए उस पेट्रोल में, तो वो ये माइलेज जो है 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर हो सकता है। ये तो पहली प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम नंबर सेकंड कहाँ पे आ रही है? तो पुरानी गाड़ियों में सबसे बड़ी दिक्कत है, पुराने इंजन एथेनॉल के डिज़ाइन के लिए कंपैटिबल्स नहीं है, है ना। इंजन जो है वो कंपैटिबल नहीं है, इंजन जो है कंपैटिबल नहीं है। अब इंजन अगर कंपैटिबल नहीं है तो जो रबर पाइप, गैस्केट, फ्यूल पंप और मेटल पार्ट, ये क्या हो जा रहे हैं? ये डैमेज हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो है डैमेज कंडीशंस में आ सकते हैं। ये बड़ा इशू है। थर्ड क्या है कि जो इंजन की कंपैटिबिलिटी है, ये सबसे बड़ा बिग इशू है। इंजन की कंपैटिबिलिटी, देखो सभी व्हीकल्स E20 या उससे ऊपर के फ्यूल को सेफली यूज नहीं कर सकते, तो मैन्युफैक्चरर्स को नए इंजन्स बनाने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा इशू है कि जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको हमें क्या करना पड़ेगा? नया इंजन बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है चौथा हमारे सामने प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी की। भाई एथेनॉल बनाने के लिए, जो भी हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बनाने के लिए हमें मेज, शुगर केन और राइस, इन तीनों की ज़रूरत पड़ रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि फूड जो है, ये सारे हमारे फूड क्रॉप है, तो जो हमारा फूड क्रॉप है ये यूज किया जा रहा है बेसिकली तेल बनाने के लिए। तो अब लोगों का कहना है कि भाई अगर सारा का सारा हम चीज़ें इधर डाइवर्ट कर देंगे तो मार्केट में जो है सप्लाई गैप हो जाएगी, ये सप्लाई गैप हो जाएगी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम्स है। अब हम यूपीएससी के एंगल से अगर हम देखें तो एडवांटेज क्या था भाई? यूपीएससी के एंगल से एडवांटेज अगर देखा जाए तो भाई हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, पोल्यूशन हमारा कम हो रहा है, फार्मर्स की इनकम जो है डबल हो रही है, उसमें हेल्प मिल रही है फार्मर इनकम में, एंड एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज हम कर पा रहे हैं। उसके बाद चैलेंजेस में क्या है? मैंने बताया माइलेज कम है, व्हीकल को मॉडिफाई करने पड़ेगा, फूड वर्सेस फ्यूल, ये डिबेट। उसके बाद वाटर इंटेंसिव क्रॉप, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा का सारा चीज़ें जो है चैलेंजेस है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हीकल कंपैटिबिलिटी, फूड सिक्योरिटी और माइलेज जैसे चैलेंजेस को सॉल्व करना जरूरी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि भाई एथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या इशूज आ रहे हैं, उसके क्या चैलेंजेस है, और उसके बाद जो है एडवांटेज क्या है। देखो सेकेंड जो आर्टिकल था, बिहाइंड ट्रीफॉल डेथ इन मुंबई, स्ट्रॉन्ग विद कंक्रीटाइजेशन। अब इस पूरे के पूरे आर्टिकल्स में एक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जानना ये ज़रूरी है कि मुंबई में बारिश के दौरान कई लोग पेड़ गिरने की वजह से मर गए, डेथ हो गई उनकी। अब क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस यहाँ पे ये है कि पेड़ अचानक गिर क्यों रहे हैं। देखो लोग सोचते हैं कि भाई तेज़ हवा आई, ये आपका पेड़ है, ये इसकी रूट है। लोग बोलते हैं कि जैसे तेज़ हवा, विंड आती है, ये पूरा का पूरा जो है इम्पैक्ट करती है, इसके वजह से जो है ट्री फॉल हो जाता है, मतलब इसकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी, ये फॉल हो जाता है। देखिए रियल रीज़न ये नहीं है, रियल रीज़न जो है कुछ और है। सबसे बड़ा रीज़न है कंक्रीट का इस्तेमाल, कंक्रीट जो आप सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं,
अब नॉर्मली क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ट्री है, ठीक। अब ट्री का ये रूट है, यानी उसकी जो जड़, ठीक। मान लीजिए ये आपने किनारे है कि पेड़ के किनारे आपने ये रोड बना दिया। अब हम क्या होता है कि जो भी हमारी सॉइल्स होती हैं, सॉइल से जो है, सॉइल से पेड़ के जो जड़ होती हैं उनको वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है पेड़ के जड़ को मिलती हैं। लेकिन जब हर जगह मान लीजिए कि आपने ये जो है सीमेंटेड यहाँ पे रोड बना दिया, और सीमेंटेड रोड बनाने की वजह से जो ये पूरी की पूरी ज़मीन का ऊपरी जो परत था, अपर लेयर, आपने इसको ब्लॉक कर दिया, सीमेंटेड बना दिया। अब जो दिक्कत क्या हुई कि जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें सीमेंटेड करी, तो जो रूट को हवा, पानी और न्यूट्रिएंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जाती थी, वो जो है अब सप्लाई स्टॉप हो गई। जैसे ही ये सप्लाई स्टॉप हो गई अपर लेयर से, तो रूट्स क्या हो जाएंगी, जो पेड़ की जो जड़ें होंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी। अब जब पेड़ की जड़ कमज़ोर होंगी, तो जैसे ही विंड आएगी, जैसे ही हवा या बारिश तेज आएगी, वैसे ही ये ट्री क्या होगा, फॉल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इफेक्ट है। अब प्रॉब्लम्स क्या है कि जो हमारे यहाँ अर्बनाइजेशंस है, अर्बनाइजेशन जिस हिसाब से हम करते जा रहे हैं, उन्हीं अर्बनाइजेशंस का ये इफ़ेक्ट है कि भाई अर्बनाइजेशन में हम रोड चौड़ा हमें करना है, रोड वाइडनिंग करना है, पार्किंग हमें बनानी है, हमें फुटपाथ का कंस्ट्रक्शन करना है, फुटपाथ का कंस्ट्रक्शन करना है। ये सब सारी की सारी चीज़ें मैं अर्बनाइजेशन के इफ़ेक्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद हम बिल्डिंग्स बनाते चले जा रहे हैं। इन सब के लिए पेड़ के आसपास हम क्या करते हैं, कंक्रीट डाल देते हैं। रिजल्ट, रूट्स जो है डेवलप कर ही नहीं पाती है, रूट्स जो है हमारी वीक हो जाती है, डेवलप नहीं कर पाती है। और सेकंड एक चीज़ रीज़न है, क्लाइमेट चेंज भी रीज़न है पेड़ के गिरने का। जो वो हैवी रेनफॉल जो है हमारा बढ़ रहा है, हैवी रेनफॉल आ रहा है, ठीक। अब इस हैवी रेनफॉल के वजह से जो स्टॉर्म है वो भी बहुत काफ़ी इंटेंस हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जड़ तो भाई पहले से कमज़ोर हो चुकी है, अब ऊपर से हैवी रेन अगर आप इसके साथ आ जाए, तो दिक्कत क्या हो जा रही है कि भाई ट्री फॉल होंगे। समझ गया ना, हो सकता है आपको कारण अब स्पष्ट हो। अब देखो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो भी हमारी ये सपोज दैट ट्री है, तो ट्री के आसपास ओपन सॉइल छोड़ना चाहिए। जितने मान लीजिए ये जगह है, इस जगह में आपको जो है ओपन सॉइल आप छोड़ दीजिए। प्रॉपर यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज। उसके बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ ट्री होना चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप ट्री का होना चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक पर्निंग करनी चाहिए, साइंटिफिक पर्निंग। उसके बाद अर्बन प्लानिंग में ग्रीन स्पेस बढ़ाना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो मुंबई जो ट्री फॉल ट्रेजेडी है वो सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि पुअर अर्बन डिजाइन और कॉन्क्रीटाइजेशन का ये रिजल्ट है, जिसके वजह से मुंबई में जो है लोगों की ट्री फॉल होने के, पेड़ के गिरने की वजह से जो है डेथ का रेशियो बढ़ा है। यही सबसे बड़ा एक कारण था जिसको मैंने अभी आपको समझाया है, सारी चीज़ें डिकोड करके। तो आई होप ये दोनों आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे, एथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ट्री फॉल। हम अगले श्रृंखला में मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।